चलो सो वेलकम बैक ऑन एयर अगेन, है ना। और धीरे धीरे एक एक करके दिन जा रहा है और लॉकडाउन लगता है एक्सटेंड ही होता जा रहा है। अभी एक्चुअली ना हमारे कुछ है जानकारी में, तो वो लोग कह रहे थे कि दिल्ली में तो शायद लॉकडाउन अब नेक्स्ट वीक भी एक्सटेंड होगा। इट सीम्स कैबिनेट में कोई मीटिंग हुआ था, अब उनको थोड़ा सा जानकारी है तो कह रहे थे कि इट सीम्स कि अभी तक का डिसीजन एक्सटेंशन का ही है। यानी अगर मान लो बाई चांस संडे एक बार रिव्यू मीटिंग में कुछ और निकलता है तो अलग बात, but otherwise the lockdown is still going to be extended once more. That's what the latest news is. Rest as you know. मुझे इनफैक्ट याद आ रहा है कि लास्ट ईयर भी ऐसी एक फेज था। इस समय तो आई थिंक आवर क्लासेस, हाँ, ऑलमोस्ट एक साल, एक महीने हो गए थे, तो लगभग कोई अप्रैल के स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिए थे, तो ऑलमोस्ट एक महीने हुए थे। तो उस समय एक चीज लगने लगा था कि शायद कुछ खुल जाए टाइप का। कोई भी लग रहा है, ऐसे बात नहीं है, बट with numbers growing uh, with numbers growing very rapidly, it's really troublesome. आजकल तो 2 लाख 3 लाख कुछ नंबर्स ही नहीं लगता है है ना। लेकिन कल का नंबर्स थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ था, इन द सेंस उसके एक दिन पहले 3.5 लाख था और कल शायद 3.25 लाख। बट ये बहुत ही डायनामिक चीज है, एकदम से 3.5 लाख से 3.25 हुआ, पता चला एकदम से 4.5 5 का, ये भी होता है। तो यू नेवर नो, है ना। Anyway, good morning messages from Parth, Garv, Garv तो as usual प्रणाम, आर्यन, हर्षित। आर्यन से इसकी लास्ट ईयर तो हम लोग इस वक्त काइनेमेटिक्स कर रहे थे, है ना। क्रिश से क्या हुआ, अब बस तसल्ली मत दो तसल्ली क्या दे रहा हूँ, है ना। जो रियलिटी है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। ध्रुव से इसकी बस पूरा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो चलो ठीक है, एक आध 2 दिन 5 दिन ठीक है ओके। आर्यन से इसकी उस समय तो लग रहा था कि जून तक ठीक हो जाएगा, या दैट्स राइट। और वो जून करते 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 पूरा, आई थिंक दिवाली के बाद ही हम लोग मिले थे शायद, है ना। यू नो वेरी है ना। या देव हैज पॉइंटेड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग कि आपका थ्योरी तो बेकार हो गया क्योंकि आपने बताया था कि 21 के बाद डाउनफॉल आ जाएंगे। नहीं, वैसे भाई देखो मेरा थ्योरी थोड़ी था वो तो कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके लोगों ने बताया था। पर चक्कर क्या होता है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर आल्सो समटाइम्स बेस्ड ऑन रैशनल बिहेवियर, कि तुम रैशनली बिहेव करो, दैट्स व्हाट द असम्पशन इज। बट अगर मान लो इरेशनल बिहेवियर होगा तो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो अब इन्होंने उस चीज को भी फैक्टर इन किया है, और इट सीम्स की बोल रहे हैं कि 15 से 20 तारीख तक, मई तक ये पूरा बढ़ता जाएगा। और अभी जैसे 3-3.25 लाख है, उस समय 4.5-5 लाख के आसपास, बट वो पीक होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा। अब पीक अगर 4.5-5 लाख होता है तो आई थिंक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आई डोंट नो, लेट्स होप इट डजंट हैपन। ओके, ध्रुव से इसकी देखो आज तो 3,62,000 केस आ गए, वही मैंने बोला ना, 3.5 से 3.25, अब देखो 3.62, यानी वही जंप हो ही गया। चलो एनीवे, लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल एजेंडा। ये तो एजेंडा था ही नहीं ये तो चिट चैट वाला एजेंडा था, है ना। तो ओरिजिनल एजेंडा वाज दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट what changes will happen to various parameters when we introduce some changes in setup। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, दैट इज, ठीक है ना, एक क्वेश्चन किया था दैट इज, अगर मान लो बैटरी लगा हुआ कंडीशन, तो बैटरी अटैच कंडीशन में अगर मैं मान लो कैपेसिटर के प्लेट्स का सेपरेशन को बढ़ाता हूं, इन दैट केस क्या हो, है ना। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। बट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है, okay, there is one more question that has come up and that is from Som, and that is कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। एक्चुअली तो कोरोना डिस्चार्ज का मतलब होता है खास करके शार्प एजेस में, और नहीं तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होता है, यू नो, चार्जेस निकलने लगते। विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी, अभी हुआ नहीं डिस्कस। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज, कि कल वाला ही क्वेश्चन करूंगा लेकिन आज थोड़ा अलग है। कैसे ना, मैंने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, मैंने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, उसका चार्ज है Q0 प्लस माइनस ऑब्वियसली,
और कैपेसिटेंस जैसे होता है डी सेपरेशन, है ना, ये वगैरह इस तरीके से। और फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा इस बार बैटरी अटैच नहीं है, सेल इज डिटैच्ड। सेल देखो अटैच नहीं है, सेल डिटैच्ड। ऐसे केस में वही चार्ज भरना है, कैपेसिटेंस से लेके सब कुछ, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू एंड फैक्टर ऑफ चेंज, कि किस पैरामीटर से किस नंबर से चेंज। तो कैपेसिटेंस, वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, एनर्जी या फोर्स बिटवीन प्लेट्स, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड कपा। तो इन चीजों का हम एनालिसिस करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ठीक है। और दिस टाइम व्हाट इज डन इज दैट, ये जो डी है ये बाद में n टाइम्स डी कर दिया, यानी सेपरेशन को बढ़ा दिया। तो ऐसे में चेंजेस क्या क्या आएंगे, कैपेसिटेंस में, वोल्टेज में, चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स में, फोर्स सर बिटवीन द, इस केस में सेल नहीं लगाना? नहीं, सेल मैंने पहले बोल दिया डिटैच्ड, बस इनिशियली चार्ज करके हटा दिया, हटाने के बाद मैंने इसका डिटैचमेंट कर दिया, मतलब सॉरी जो है सेपरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया ना, पहले डी था, अब n टाइम्स डी कर दिया, चेंज। चलो गो अहेड, क्विकली फाइंड आउट। I've given sufficient time I think for solution, है ना। तो सबसे पहली बात तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय एन डी, यानी 1 बाय n टाइम्स। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है ना, क्यू, अच्छा चार्ज क्या है ना, क्यू नॉट और क्यू नॉट, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, रीजन बीइंग दैट द चार्ज कैन नॉट गो एनीवेयर, सो इट हैज टू रिमेन स्टक अप देयर इटसेल्फ, बाउंड चार्ज तो यानी सेम रहेगा। उसके बाद है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है ना, क्यू नॉट बाय सी, तो क्यू नॉट उतना ही है तो ये सी है, लेकिन ये जो सी है ये 1/n टाइम्स पर, है ना। सो देयरफॉर अब हो जाएगा क्यू नॉट बाय सी बाय एन, यानी n टाइम्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरह सोच सकता हूं कि चार्ज के वजह से फील्ड क्या होता है ना, दो प्लेट्स की वजह से, क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नॉट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो द फील्ड हैज टू रिमेन द सेम, सो क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये भी हो जाएगा क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इज सेम। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमने डिस्कस किया था, तो देयरफॉर इट विल रिमेन द सेम, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी वही हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, यानी इज द सेम। एनर्जी, एनर्जी का देखो क्या हो रहा है ना, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, है ना, तो लेट्स राइट इट एज क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, और बाद में हो गया क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू सी बाय एन, ऑब्वियसली n टाइम्स हो गया। अच्छा ये एनर्जी बढ़ने का लॉजिक क्या है, तो बड़ा सिंपल है, ये जो प्लेट्स है ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ दिस, और मैं उनको ऐसे खींच के ले जा रहा हूँ, यानी मैं वर्क डन भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो नेचुरली फिर क्या होगा ना, वर्क डन कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो वही इस केस में हो रहा है, तो वही इसकी वजह से एनर्जी जो है बढ़ गया, n टाइम्स होगा। लेकिन कापा जो है वो हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी ही रहेगी, तो यू कैन राइट इट एज q बाय a इंटू डी, और बाद में हो गया n टाइम्स q बाय a इंटू n टाइम्स d। ये a इंटू डी क्या है ना, दोनों स्पेस के बीच का वॉल्यूम। ओके अरियंत इज गिवन द आंसर, अरियंत तुम्हारे आंसर में एक आध गलती है,
ओके, क्रिश की कल का भी थोड़ा डिस्कस करना था, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, कल का भी कुछ बचा था क्या? चलो मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार क्रिश एक बार मेंशन कर दो क्या डिस्कस करना था। सर वो आपने पूछा था कि एनर्जी कम कैसे हुई। अच्छा अच्छा, ठीक, अभी बता। देहम आंसर सारे सही है। ठीक है आर्यन, तुम्हारे लास्ट के ये दोनों में कुछ गड़बड़ है ना? बाकी तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो, यानी क्या होगा ना, इट विल रिमेन द सेम, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, सब सेम ही। तो ये ज्यादा आसान केस है जब बैटरी अटैच नहीं है तो उससे। अच्छा, लास्ट क्लास में कल कल का भी कुछ पेंडिंग था, तो देख लेते हैं। तो अगर मान लो मैं सेल को अटैच रखता हूँ, कल तो सेल अटैच था, तो डी है और बाद में एन टाइम्स डी और सेल कल अटैच है ना। तो अगर सेल अटैच था कल मान लो, ठीक है ना, तो सवाल ये था कि एनर्जी एनर्जी अगर देखोगे तो हम तो ले लेंगे एज हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, और बाद में सी नॉट बाई एन हुआ था, है ना। बाद में बाद में हाफ सी नॉट बाई एन इंटू वी स्क्वायर, तो 1/n टाइम्स, है ना। तो इसमें सवाल ये होता है कि इज दैट एनर्जी कहाँ गया। एक्चुअली हुआ क्या देखो, कि इनिशियली जो इसका चार्ज था ना, पिछले बार जो इनिशियल चार्ज था वो था क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू सी नॉट वी, और जो बाद में चार्ज हो गया क्यू डैश, दैट इज इक्वल टू सी नॉट बाई एन इंटू वी। यानी समझो क्या हुआ है, इसका चार्ज कम हो गया। आई मीन ऑफ कोर्स आई एम एज्यूमिंग एन टू बी ग्रेटर देन 1, यानी चार्ज कम हो गया। चार्ज कम का मतलब क्या होता है, ये चार्ज अब सेल पे वापस आ, तो जो एनर्जी कम हुआ ना कैपेसिटर में, देखो एनर्जी कम हो गया, क्यों? क्योंकि यू बाई एन हो गया था कल, तो है ना, कि हाफ सी वी स्क्वायर। तो मैं कल की बात कर रहा हूँ, यस्टरडे, ये छोड़ दो, अब ये सब छोड़ देता हूँ मैं फिलहाल, मैं कल वाला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं कल का डिस्कस कर रहा हूँ। तो एनर्जी 1/n टाइम्स हो गया, तो एनर्जी कहाँ गया ना, ये जो कैपेसिटर का चार्ज है वो भी देखो कम हो गया, है ना, इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एन। तो चार्ज कम होने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर से अब चार्ज निकलेगा और वो अब सेल के थ्रू जाएगा। देखो जरा, ये होता है सेल का डिस्चार्जिंग मोड, ये होता है सेल का चार्जिंग मोड। यानी अब क्या होगा, ये सेल चार्ज हो जाएगा। याद है ना, वो क्लास में एक दिन डिस्कस किया था कि सेल में क्या होता है। वैसे उस दिन बहुत कम बच्चे थे, आई डोंट नो याद है या नहीं। ओके, आर्यन सेज कि मैंने सीक्वल्स उल्टा लिख दिया। चलो कोई बात, समझ गए। मुझे लग भी रहा था कि इसमें कोई मिस्टेक का ज्यादा स्कोप नहीं। चलो एनीवे, तो द पॉइंट इज दैट दिस सेल, यानी ये जो एनर्जी कम हुआ ना, इससे क्या होगा, द सेल विल गेट चार्ज्ड। तो सवाल होता है कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर तो घट गया 1/n, वो गया कहाँ? आंसर इज दैट वो सारा एनर्जी जो है इस सेल को चार्ज अप करने में लगता है, उस सेल को चार्ज कर, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो दैट वाज द आंसर टू यस्टरडेज क्वेश्चन की जो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर रिडक्शन हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइंड अप जस्ट आफ्टर दिस, next question is lined up just after this, and that is, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार क्या है देखो, इस बार कैपेसिटर का प्लेट का डिस्टेंस नहीं बढ़ाया जा रहा, और अभी इस वक्त जो है सेल अटैच रखूंगा मैं पहले। तो क्वेश्चन इज, सेल इज क्या अटैच्ड, ठीक है। तो सेल अगर केप्ट अटैच्ड है, और इस बार क्या किया जा रहा है, इस बार इनिशियल ऐसे हो गया ना, उसके बाद क्या किया जा रहा है, एक डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एप्सिलॉन आर, फुल डायलेक्ट्रिक।
और क्वेश्चन इस बार सेम, दैट इज द सेम, चार्ट भी वही है, ओल्ड न्यू एंड फैक्टर ऑफ चेंज। सी का ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू एंड फैक्टर ऑफ चेंज। ये कैपेसिटेंस, ये वोल्टेज, ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी, ये फोर्स, ये एनर्जी और ये कापा। ठीक है, अब जल्दी करो। So the theme of the question remains the same. The question is slightly different. इस केस में पहले एयर कैपेसिटर था, ओल्ड का मतलब हो गया एयर कैपेसिटर, और न्यू का मतलब हो गया डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो पहले एयर कैपेसिटर था, कुछ कुछ चीजें थे, सब वैल्यूज वगैरह था जो भी चार्ज वार्ज एक्सेट्रा, फिर हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इट बिकेम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। और फिर वही क्वेश्चन, जल्दी करो। Okay, Ansha has given a quick answer, that is E1, E1, E. Okay, that's one answer. I'm just waiting for some more. The question would be like this, that capacitance तो initial तो चलो epsilon naught A by D, बाद में हो जाएगा epsilon R times epsilon naught A by D, any factor of change तो obviously epsilon R. Voltage cannot change because that's like cell attached to V factor of change 1. चार्ज तो C, इसको अगर मैं C नॉट लिखता हूँ तो C नॉट V और ये हो जाएगा epsilon R into C नॉट V, यानी epsilon R times. इलेक्ट्रिक फील्ड में एक धोखा हो जाता है, मैं बताता हूँ कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कई बार लगता है कि चार्ज तो बढ़ गया एप्सिलॉन आर टाइम्स, लेकिन ये भी तो सोचो कि चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है, नो डाउट, लेकिन डाइलेक्ट्रिक बढ़ने से, सॉरी डाइलेक्ट्रिक की वजह से एप्सिलॉन आर टाइम्स घटता भी तो है, इट एक्चुअली कैंसल्स ईच अदर आउट। दैट्स वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग। अ बेटर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस V तो अभी भी वही है, सेल तो वही है, और जो डिस्टेंस है वही है, तो यानी E हो जाएगा इक्वल टू V बाई डी, और ये भी V बाई डी, यानी 1, नो चेंज। अब अगर फोर्स में क्या देखो, चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया है ना, तो फोर्स का इंटरेस्टिंग है, फोर्स का ओके देम से इसकी मैंने सेल नहीं लिया इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओके क्रिश की फोर्स में तो नो चेंज आएगा, ओके नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, थोड़ा सोचो अच्छे से, ध्यान से देखो। पता क्या हो रहा है इस केस में, पहले चार्ज था Q नॉट और यहाँ पे भी Q नॉट, चलो एक प्लस और एक माइनस, और Q नॉट की वजह से जो फील्ड होगा वहां पे वो क्या होगा, मैं एयर की बात कर, एयर कैपेसिटी, तो Q नॉट बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट, ये हो गया इनिशियल फोर्स F1। लेकिन बाद में चार्ज बढ़ गया, ये देखो चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया, तो ये बाद में क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन आर Q नॉट, और ये हो गया माइनस एप्सिलॉन आर Q नॉट, और इनके बीच के फोर्स होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर तुम डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड बोलते हो
डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड वो तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये जो एप्सिलॉन आर टाइम्स चार्ज हो गया ना, ये हम लोग डाइलेक्ट्रिक के अंदर फोर्स नहीं निकाल रहे, हम लोग फोर्स निकाल रहे दूसरे वाले प्लेट पे, वो डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, और डाइलेक्ट्रिक के बाहर डाइलेक्ट्रिक का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है ना। क्यों? डाइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस चार्ज होता है वो याद है ना, बताया था कि वो Q × 1 - 1/ε करके, तो वो तो दोनों तरफ सेम होता है, तो वो उसका इफेक्ट होगा नहीं, है ना। क्योंकि अगर इंड्यूस चार्ज देखते हो डाइलेक्ट्रिक का ऐसे करके, तो ये अगर प्लस प्लेट हुआ तो ये माइनस माइनस इंड्यूस होगा, ये प्लस प्लस इंड्यूस होगा, तो उसका इफेक्ट तो यहाँ पे होगा नहीं इस वाले प्लेट पे। यानी इस बार जो फील्ड होगा वो एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर टाइम्स Q0/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और जिस चार्ज पे इफेक्ट होगा वो भी एप्सिलॉन आर है, यानी एप्सिलॉन आर Q0। देयरफॉर इस बार जो फोर्स होगा वो एप्सिलॉन आर स्क्वायर टाइम्स होगा, देख लो सब सच। यानी अभी तो फोर्स हो गया Q0, मैं इसको Q0 ले रहा हूं, तो Q0² / 2 एप्सिलॉन, और अब हो जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स Q0² / 2 एप्सिलॉन, यानी इस बार हो जाएगा एप्सिलॉन आर स्क्वायर टाइम्स। देख लो अच्छे से, ठीक है। ये सब कोई गलती होता है, बट चलो कोई नहीं, अच्छे से सीख लो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, कि हम जो फील्ड निकाल रहे हैं ना, वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं निकाल रहे, हम फील्ड निकाल रहे हैं दूसरे प्लेट पे, वहां पे डाइलेक्ट्रिक का कोई असर नहीं, डाइलेक्ट्रिक का असर न्यूट्रलाइज हो जाता है, माइनस का असर और प्लस का असर न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमें पता है कि प्लेट के वजह से डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, और ये जो दूसरा पहला प्लेट है उसका जो चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जिस चार्ज पे फोर्स का इफेक्ट देखना है या फील्ड का असर देखना है, वो चार्ज खुद भी एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा, तो देयरफॉर दोनों जगह हो गया, यानी एप्सिलॉन आर स्क्वायर होगा। चलो नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी के लिए तो ये वोल्टेज फिक्स है, आई थिंक इट्स बेटर टू यूज हाफ C0V², और ये जगह हाफ एप्सिलॉन आर टाइम्स C0 × V², ठीक है। देख लो, और ये एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया, तो फैक्टर ऑफ चेंज हो गया एप्सिलॉन आर टाइम्स। आर्यन सेज कि प्लीज फोर्स का एक बार दोबारा बता दीजिए। सेक्शन सेज कि ई तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिव वैक्यूम है, इसके जगह ई × एप्सिलॉन आर यूज नहीं करेंगे? हाँ, नहीं तो हमने तो यूज कर लिया ना। देखो पहली बात तो फील्ड हम यहाँ नहीं निकाल रहे, इसलिए डायरेक्टली का कोई रोल नहीं, यहाँ पे तो सिंपली इस प्लेट के वजह से यहाँ पे फील्ड है, तो प्लेट के वजह से फील्ड कितना होता है? Q0/2 एप्सिलॉन था जब चार्ज Q0 था, अब चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स Q0 है, तो देखो सब कुछ सेम रखा है मैंने, एप्सिलॉन आर टाइम्स Q0, ये देखो चेंज कर दिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे इस बार जो फील्ड होगा ना, ये कौन सा पॉइंट है? ये डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, समझे ना। तो डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो फील्ड होगा, तो देख लो अच्छे से, डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो फील्ड है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो चुका है, और ऊपर से जिस चार्ज पे असर हो रहा है प्लेट, वो चार्ज भी खुद एप्सिलॉन आर टाइम्स हो चुका है, इसलिए ये एप्सिलॉन आर का स्क्वायर हो गया इस बार। तो ध्यान से देखो, और जो यू है एनर्जी बढ़ गया एप्सिलॉन आर टाइम्स हो, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस। अब जहां तक कापा की बात है, कापा क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम, A × D। वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा है, वॉल्यूम इज स्टिल द सेम, द वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर इज नॉट चेंजिंग, A × D है, बस डाइलेक्ट्रिक डालने से एनर्जी बढ़ गई, तो यानी एप्सिलॉन आर टाइम्स यू, है ना, ये यू हो गया, या U0 लगा लो, चलो इसको एप्सिलॉन आर टाइम्स U0 बाय वही A × D, यानी ये भी हो जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स। देख लो, यानी आंसर आ गया एप्सिलॉन आर 1, एप्सिलॉन आर 1, एप्सिलॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर। आर्यन थे आस्क कि व्हाई नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली देखो ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक में नहीं होगा, लेकिन उसका नेट कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब बताता हूँ क्यों। तो मैं इसके लिए थोड़ा जगह बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, है ना।
देखो सपोज ये प्लेट है और मान लो क्यू चार्ज और ये डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे अगर तुमको फील्ड निकालना है, एक तो ये क्यू चार्ज की वजह से बनेगा कितना, क्यू बाय 2a एप्सिलॉन, हो गया। क्यों, कि प्लेट के एक ही तरफ चार्ज, और एक माइनस यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा और यहाँ पे प्लस क्यू आई इंड्यूस होगा। तो माइनस क्यू आई क्या करेगा, एक ऐसे फील्ड बनाएगा, और प्लस क्यू आई क्या करेगा, ऐसे बनाएगा। और हमें पता है कि जो प्लेट होता है, प्लेट के वजह से जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं, वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट प्लेट लेके डिस्कस करते हैं, इस बात पे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो देयरफॉर प्लस क्यू आई और माइनस क्यू आई का जो नेट असर होगा यहाँ पे वो खत्म है, यानी सिर्फ फील्ड इसी वजह से, देखो बस दैट्स इट। फाइन, अब वो एप्सिलॉन आर का स्क्वायर वाला समझ में आ गया। चलो अब मैं क्वेश्चन को फिर से चेंज कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन दोबारा दूंगा, और इस बार क्या है, इस बार नो सेल, यानी इस बार ये कैपेसिटर है, इसका इनिशियल चार्ज क्यू नॉट करके सेल वेल लगाया पहले, फिर चार्ज भी किया, क्यू नॉट चार्ज भी आ गया, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, फुल डाइलेक्ट्रिक, और वो है सपोज एप्सिलॉन आर। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया दोबारा, ठीक है। तो मैं सारा मिटा देता हूँ। बाय द वे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी एक सवाल पूछा जा सकता था, पिछले क्वेश्चन में, मतलब अब वाला नहीं, ये जो अभी मैं मिटा रहा हूँ इसमें भी एक सवाल पूछा जा सकता है, दैट ये एनर्जी बढ़ कैसे रहा है। यहाँ पे देखा होगा एनर्जी जो है एप्सिलॉन आर टाइम्स है ना, तो एक सवाल इसमें भी आ सकता है, दैट इज हाउ इज द एनर्जी इंक्रीजिंग, बट दैट्स आई थिंक इजी। क्यों, क्योंकि पहले चार्ज कम था, अब ज्यादा चार्ज है, यानी बैटरी क्या कर रहा है, और चार्ज भेज रहा है कैपेसिटर, तो नेचुरली बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा, उसके बगैर तो होगा नहीं। सो दैट्स हाउ द एक्स्ट्रा वर्क डन इज डन, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ द आंसर इज। Okay, some answers have started coming up. This time the cell is not attached, so like cell not attached. Any cell detached. First thing is that ये एप्सिलॉन आर हो गया, ये तो एप्सिलॉन ए बाई डी है, और ये एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया, यानी ये होते हो गया एप्सिलॉन आर। चार्ज इस बार बदल नहीं सकता,
क्यों? क्योंकि अगर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो दैट केस चार्ज तो बदलेगा नहीं, चार्ज तो कहीं जा नहीं सकता कि सेल अटैच्ड, तो चार्ज आना जाना कोई रास्ता तो है नहीं। तो देखो दिस टाइम फोर्सिबली चार्ज हैज टू रिमेन फिक्स्ड। ठीक है। और वोल्टेज, वोल्टेज क्या है ना, Q बाय C, तो लेट्स राइट इट एज Q नॉट बाय C, इसको मैं C नॉट लिखता हूं। तो इसमें क्या होगा ना, Q नॉट बाय एप्सिलॉन आर C नॉट, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये सही आंसर आ रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो क्या हो गया, पहले था Q नॉट बाय ए एप्सिलॉन, तो पहले था Q नॉट बाय, यानी फैक्टर चेंज पिछले का 1। इस बार क्या होगा ना, डायलेक्ट्रिक है, इस बार फील्ड बिटवीन प्लेट्स पूछा और डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया, चार्ज बदल नहीं रहा, देयरफॉर Q नॉट बाय एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट ए, यानी 1 बाय एप्सिलॉन। ठीक, मोस्टली करेक्ट आंसर है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, वही लॉजिक है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स में वही लॉजिक हो गया कि ठीक है, डायलेक्ट्रिक के कारण क्या होगा ना, अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ वाले का, वो तो बदल जाएगा। ठीक है ना, वो ये वाला, लेकिन इस प्लेट का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो तो नहीं बदलेगा। थोड़ा सोचो, तो देयरफॉर वहां के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट विल रिमेन द सेम, और चार्ज भी रिमेन द सेम है, यानी इस बार फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। भले ही फील्ड कम हो गया होगा, लेकिन वो फील्ड कहाँ पे कम हुआ है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, वो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कम हुआ है। हम वहां पे एनालाइज ही नहीं कर रहे, हम बियॉन्ड द डायलेक्ट्रिक एनालाइज कर रहे हैं, वहां पे कोई चेंज नहीं है, तो देयरफॉर इट विल बी फैक्टर ऑफ 1, यानी Q नॉट स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो यानी ये भी वही रह जाएगा, so factor of change is 1, यानी no change, that's the point। see, एनर्जी का देखो क्या हो रहा है, Q नॉट स्क्वायर बाय 2c नॉट, Q नॉट स्क्वायर बाय 2 into एप्सिलॉन r c नॉट, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन r। और देखो वॉल्यूम बदला नहीं है, तो ये हो जाएगा U नॉट, अगर इसको मैं यूनिट U नॉट लिखता हूं तो ये हो जाएगा U नॉट into a by a into d, और बाद में तो कम हो गया, यानी U नॉट into a into d तो है ये एप्सिलॉन r, यानी कापा भी 1 अपॉन एप्सिलॉन r, यानी घट गया। अब एक सवाल और भी है, इज दैट ये एनर्जी रिडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करो, एनर्जी जो डिक्रीज है उसको कैसे एक्सप्लेन करो। सो मैं आस्क्ड कि क्या ये जो ई आपने लिखा है ये बिटवीन द प्लेट्स है, बिल्कुल, ई इज बिटवीन द प्लेट्स, ई जो है बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज बिटवीन प्लेट्स, ये सारा ई जो है बिटवीन प्लेट्स। चलो इस बार एनर्जी एनर्जी डिक्रीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो एनर्जी डिक्रीज हो, ये एनर्जी डिक्रीज को एक्सप्लेन कैसे करो। So my question now is, how will you explain the energy decrease? Okay, answer roller said कि सक्षम says कि voltage jam, voltage jam ये क्या होता है? अंश सर से वो कम लिख रहा था, वो जे हाँ? लिख दिया गलत, तो मैं कम लिख रहा था कि वोल्टेज कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। नहीं नहीं, यही तो सवाल है ना कि एनर्जी कम किस वजह से हुआ। अब वो तो हमें आउटपुट दिख रहा है, वोल्टेज वगैरह सब तो आउटपुट दिख रहा है, इसलिए एनर्जी कम हो रहा है, वो तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इज व्हाट इज द फिजिकल कॉज ऑफ द एनर्जी डिक्रीजिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो, वो तो हमने एक जार्गन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि ये हो गया तो देयरफॉर हो गया, बट फिजिकली अगर हम समझना चाहते हैं कि एनर्जी क्या हो रहा है, व्हाट इज आंसर।
Ansha has given an interesting answer, that is there is supposed to be some work done in introducing the dielectric to fit in between the plates. Actually इसका correct answer इसी lines पे है. Language थोड़ा सा issue है अंश, but what you are saying is very correct, and that is पता है क्या होगा, ये जो डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, देखो डायलेक्ट्रिक एकदम से यहाँ पे आएगा नहीं, ये डायलेक्ट्रिक कहीं रहा होगा, फिर धीरे धीरे तुम उसको इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पे. अब धीरे धीरे करो, फास्ट करो, जो भी करो, पॉइंट इज दैट ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी उसमें कुछ नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है ना. सो देयर विल बी सम नेगेटिव वर्क डन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द डायलेक्ट्रिक, ठीक है. वो कैसे होगा एंड ऑल दोस थिंग्स. आर्यन सेज कि फिर तो एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए. ये तो एनर्जी बढ़ा ना घटा तो है, ये 1/epsilon टाइम्स है ना. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन बाय आर्यन इज दैट ये नेगेटिव वर्क डन क्यों होगा, है ना. वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा रुको. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट व्हाइल, बट बिफोर दैट लेट मी सी इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस. ओके, नाउ सक्षम है आज की, वो तो फिर पिछले केस में भी था, बिल्कुल सही था. एंड यू नो सक्षम, एक्चुअली दोनों केस में डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में नेगेटिव वर्क डन हुआ, बिल्कुल हुआ. लेकिन पिछले केस में पता क्या हुआ था, चार्ज बढ़ रहा था तो बैटरी और चार्ज प्रोवाइड कर रहा था, और बैटरी अगर और चार्ज प्रोवाइड करता है तो बैटरी वर्क डन कर रहा था. तो पता है पिछले बार भी क्या हुआ था कि डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में नेगेटिव वर्क डन हुआ था पिछली बार, लेकिन उससे ज्यादा पॉजिटिव वर्क डन बैटरी ने किया था. देयरफॉर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने में नेगेटिव वर्क डन, और बैटरी के चार्ज फ्लो के कारण, यानी चार्ज बढ़ने के कारण जो बैटरी के अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है उसके कारण पॉजिटिव वर्क डन, और वो पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा था, नेगेटिव वर्क डन कम था. देयरफॉर पिछले बार एनर्जी एक्चुअली बढ़ा, नेट नेट नेट. इस बार क्या हो रहा है, बैटरी का तो रोल ही नहीं, इस बार बैटरी तो है ही नहीं अटैच, बैटरी तो डिटैच्ड, सेल डिटैच्ड. So therefore, the only thing that is happening is that while introducing the dielectric inside the capacitor plate, there is a negative work done, and that's what is leading to loss of work. और इसमें से देखो जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है ना, तो देखो कम हो. यानी एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है, and that is external force does some negative work in introducing dielectric. So this is an important point now, and that is dielectric को introduce करने में external force को negative work done करना पड़ता है. So I know that there will be a query, is that ये negative work done का क्या explanation है ना. देखो हर चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई भी चीज बिना एक्सप्लेनेशन का हम. अच्छा हाँ, सक्षम है आल्सो आज दैट पिछले केस में भी तो वर्क डन था. हाँ, तो पिछले केस में एक्सप्लेन कर दिया था कि पिछले में बैटरी ने भी एक एडिशनल वर्क डन किया था, जिस चक्कर में एनर्जी बढ़ा. इस बार बैटरी है नहीं, तो इसलिए इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में जो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है उसके कारण एनर्जी घट रहा है. I'll just come to the explanation again. So our next question is, interestingly, force on a dielectric. और उस फोर्स ऑन ए डायलेक्ट्रिक के ऊपर डिस्कस करने के प्रोसेस में हम लोग ये सारा चीजें डिस्कस करेंगे कि कब पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह ये कैसे हो, है ना. सो वी विल डिस्कस दैट. देखो व्हाट आई डू इज दैट, लेट अस से दिस इज अ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और मैंने क्या किया, एक डायलेक्ट्रिक रखा है. मान लो कैपेसिटर का लेंथ L है और डायलेक्ट्रिक का भी लेंथ L. But the dielectric is just covering the area of the capacitor. Like no issues. ये dielectric होगा. इसका अगर तुम 3D व्यू बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगा, बाकी अपने आप समझ जाओ. ये सपोज ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, और ये हो गया डायलेक्ट्रिक. That's more or less the diagram. I hope you're getting it.
ये वो 3D व्यू हो गया। अब पता है क्या होगा, ये 3D व्यू होगा, मैं साइड से देख रहा हूँ बस। तो लेट्स से ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। कैसे ना, लेट्स से सेल रखा है ऐसे, तो फिर तो ये पॉजिटिव प्लेट ही होगा ना सेल के हिसाब से। तो लेट्स से सेल वी वोल्टेज का, यानी मैं प्रीवियस वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें सेल अटैच, ठीक है ना, वो देख लो अच्छे से। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस पॉजिटिव चार्ज आल्सो हैज अ नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, और इस नेगेटिव के कारण एक पॉजिटिव यहाँ पे इंड्यूस होगा ना। अब जरा सोचो, ये जो इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ऐसे बीच में किसी एक जगह पे रिपेल करेगा, तो ये ऐसे रिपेल करेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यानी ऐसे अट्रैक्ट। सिमिलरली उधर भी ऐसे होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उस नेगेटिव चार्ज को ऐसे रिपेल करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। तो देखना एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला कंपोनेंट ये तो बैलेंस, इसका इधर वाला कंपोनेंट थोड़ा कम होगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द एंगल्स, एंड देयरफॉर देयर विल बी नेट फोर्स। यानी अगर कुछ नहीं करोगे तो पता क्या होगा, जैसे डायरेक्ट को कॉर्नर के आसपास रखोगे ना, तो ये नेट फोर्स क्या करेगा, इसको खुद ही खींच के लेके आ जाए। तो मैं ऐसे डायनेमिक चाहता नहीं हूँ, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, यहाँ पे होल्ड करता हूँ, यानी मैं इसको पकड़ के रखता हूँ ऐसे। फिर मैं धीरे 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 डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करता हूँ। यानी देखो क्या हो रहा है, इस डायलेक्ट्रिक को खुद ही अंदर जाने का टेंडेंसी बन रहा है, लेकिन मैंने उसको पकड़ के रखा और फिर धीरे 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 ले जाओ, यानी फोर्स इस तरफ पकड़ के रखने के लिए, और इस तरफ जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो देयरफॉर देयर विल बी अ नेगेटिव वर्क डन बाय मी मतलब एक्सटर्नल फोर्स, और वही इस केस में नेगेटिव वाले का कारण। अब सवाल है कि प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं, टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन द डायलेक्ट्रिक, फाइंड आउट force on find out the force on डायलेक्ट्रिक, बस इतना ही है, ठीक है ना। अच्छा, जो मैं कह रहा था इस बार, अब फोर्स कितना होगा कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो मैं उसके लिए काम करता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि x लेवल तक के अंदर आ चुका है, तो ये हो गया L माइनस एक्स। यानी बेसिकली क्या हो गया ना, अब ये दो हिस्से में, ये डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर और ये एयर कैपेसिटर, और ये तो पैरेलल में क्योंकि सेम प्लेट्स के अंदर है, यानी जो C बनेगा दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट a बाय, अच्छा a बोलते क्या होगा, b इंटू एक्स बाई डी। तो मान लो इसका जो डिस्टेंस है वो d मान, ये वाला, प्लस एयर वाले हिस्से का, एयर वाले का क्या है, एप्सिलॉन नॉट a, ये समझ में आ रहा है, ये b है, ये x है, और ये x है, ये L माइनस एक्स है, और ये ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज सोचो, जैसे ये डायलेक्ट्रिक थोड़ा सा अंदर आएगा तो कैपेसिटेंस बदलेगा, है ना। तो अभी अगर देखते हो, अभी अगर देखते हो तो क्या हो रहा है जरा समझो, ये जो डीसी बढ़ गया, तो यानी डीसी इंटू वी विल बी द चार्ज फ्लो, डीसी इंटू वी विल बी द चार्ज फ्लो।
और वर्क डन कितना हो गया माइनस एफ डी एक्स, तो वो फोर्स तो उल्टा है और डीएक्स इधर है, तो सपोज ये जो है ना डीएक्स हल्का सा मूव किया, ये जो डीएक्स मूवमेंट किया इसके चक्कर में क्या हो कैपेसिटेंस बढ़ गया तो डीसी हो, और ये जो डीसी इंटू वी है ना चार्ज, सॉरी ये तो हो गया चार्ज इंटू वी, और डीसी इंटू वी मतलब सी इंटू वी इज द चार्ज इंटू वी इज द वर्क डन बाय द सेल, पर उसमें से लॉस भी तो हो गया एफ डी एक्स, क्यों कि फोर्स उल्टा और डीएक्स इधर, तो यानी लॉस ऑफ वर्क डन। द रिमेनिंग विल बी स्टोर्ड एज कैपेसिटर एनर्जी यानी हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर। ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लो, यानी हो क्या रहा है देखो, ये जो डायलेक्ट्रिक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ और वो जो डीएक्स का मूवमेंट हुआ उस चक्कर में चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बैटरी सप्लाई कर रहा है तो बैटरी वर्क डन भी करेगा, तो वर्क डन कितना करेगा ना चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज बोलते क्या डीसी इंटू वी, ये एक्स्ट्रा चार्ज की बात करेंगे अब तो हम सिर्फ, लेकिन उसमें से कुछ वर्क डन लॉस भी हुआ है, क्यों क्योंकि फोर्स उल्टे डायरेक्शन में डीएक्स उल्टे डायरेक्शन में, यानी एक नेगेटिव वर्क डन भी हो रहा है माइनस एफ डीएक्स, एंड दैट विल लीड टू सम इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर तो एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है, कि जितना डायलेक्ट्रिक के अंदर इंट्रोड्यूस होता जा रहा है तो वो एयर कैपेसिटर से धीरे धीरे डायलेक्ट्रिक बनता जा रहा है, डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर बनता जा रहा है, यानी क्या कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है, तो एनर्जी कितना बढ़ गया हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर। देयरफॉर अब एक रिजल्ट आ रहा है दैट इज एफ डीएक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, तो डीसी इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ डीसी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ डीसी इंटू वी स्क्वायर, यानी एफ क्या आ गया हाफ डीसी डीएक्स इंटू वी स्क्वायर। देख लो that is the explanation of the work done, sorry, the force that will be required in this case. और they have asked कि ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स हमारा है, वर्क डन तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं वर्क डन कर रहा हूँ पर मैं नेगेटिव वर्क डन कर रहा हूँ और बैटरी पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, तो नेट वर्क डन कितना हो गया ना दोनों को मिला के, यानी डीसी वी स्क्वायर माइनस एफ डी एक्स, और ये जो नेट वर्क डन है यही ना कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना, तो वही चीज बनाए। That's what is happening. तो चलो ठीक है, सी तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है ना, तो अब सी तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है, यानी डीसी डीएक्स कितना आ गया, डीसी डीएक्स आ गया, एक्स हट जाएगा तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी प्लस एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर तो माइनस वन आएगा, चलो जी माइनस एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी, यानी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी इनटू एप्सिलॉन आर माइनस वन। तो फोर्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक क्या हो गया हाफ, अब डीसी डीएक्स का वैल्यू आ चुका है ये वाला हाफ एप्सिलॉन नॉट बी इनटू वी स्क्वायर बाय डी इनटू एप्सिलॉन आर माइनस। So F is equal to half epsilon naught b into v square by d into epsilon r minus 1। अच्छा इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग देखो जरा कि डायलेक्ट्रिक चाहे कॉर्नर पे हो चाहे मिडिल पे हो चाहे पूरे पूरे जैसे भी हो, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये देखो, यानी इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, पता है क्यों इंटरेस्टिंग है बताता हूँ। अब इसमें एक मैं हिसाब करूंगा, दैट इज कैलकुलेशन करूंगा, दैट इज आपको मिटा देता हूँ ये सब। दैट इज मान लो एक कैपेसिटर प्लेट है जिसका लेंथ एल है और मैंने यहाँ पे एक सेल लगा दिया वोल्टेज V का, और वो सब मालूम है, एल है डी है वगैरह सब मालूम है,
और मैंने क्या किया, एक डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी उतना ही लेंथ का एल का, या ज्यादा कर दो और अच्छा है, और बिल्कुल कॉर्नर पे रखा, बिल्कुल कॉर्नर पे, तो क्या होगा, ये अट्रैक्टेड होके चला जाएगा, और लेटर से उसका मास m है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r, तो क्या हो जाएगा ना, देखना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका मास m है वो अट्रैक्टेड हो जाएगा ठीक है, वो अट्रैक्टेड हो जाएगा इनसाइड। अब पता क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्टेड ही नहीं होगा, ये अट्रैक्टेड होगा और धीरे 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 अंदर चला जाएगा। याद रखना फोर्स कांस्टेंट है, देखो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, कांस्टेंट फोर्स यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फोर्स से अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। यहां तक तो ठीक है, जैसे ही उधर जाएगा ना उस तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन अब अंदर की तरफ हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी ये डायलेक्ट्रिक स्लैब एकदम कॉर्नर पे अगर रखोगे तो पूरे एक्सेलेरेशन के साथ अंदर घुस जाएगा। फिर जैसे ही प्लेट को एक्सीड करके दूसरे तरफ जाएंगे तो फोर्स पलट जाएगा, तो उसको रिटार्ड करके एकदम देखना दूसरे कॉर्नर पे जाकर रुकेगी, फिर से वो खींच के अंदर आ जाएगा, अब फिर वापस इस तरीके से। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट, यानी ऑसिलेशन हो गया, फिर तो ये इट्स एन ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो मैं हाफ डीसी वी स्क्वायर क्या है, ये इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है, ये वर्क डन बाय सेल है, ये नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू माय एफर्ट है, और जो बचा कुचा है वो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज कर रहा है। दिस इज द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द इंक्रीज इन कैपेसिटर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, अरे डाइलेक्ट्रिक को फिर फंसा के कैसे रखते हैं, तो फिर ऑसिलेशन कैसे रखते हैं, अगर इसके बीच में रखना है तो? नहीं एकदम बीच में रखो तब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो सारा ऊपर नीचे होगा। अगर कॉर्नर पे रखते हो फिर वो खींच के अंदर आ जाएगा। अच्छा, जब एकदम बीच में आ जाएगा तो उस समय तक मोमेंटम आ चुका है, तो ओवरशूट करके दूसरी तरफ जाएगा, तब तक फोर्स पलट के उसको रिटार्ड करके रोक देगा एकदम कॉर्नर पे जाके, फिर खींच जाएगा। तो इस तरीके से ऑसिलेशन होगा, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है ना। हाँ, और कुछ पूछ रहे थे, यही था। यस। हाँ वही वही, तो चलो ठीक है, देन यू टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, जल्दी करो। सोमेश आस्किंग में क्या है, डायरेक्ट्रिक एकदम एंड पे है, बिल्कुल एंड पे, एंड पे नहीं होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन थोड़ा अलग होगा, देखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ आ रहा है। Okay, only section is given now. Aryan is asking like SHM का क्या है ना, SHM नहीं होगा क्योंकि SHM के लिए फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, और मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कांस्टेंट फोर्स में भी ऑसिलेशन हो सकता है, ऑसिलेशन का कांस्टेंट फोर्स के साथ कोई मना नहीं, तो डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज द फोर्स इज कांस्टेंट मींस इसमें ऑसिलेशन नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं। ओके, आर्यन has given the answer on WhatsApp. Let's check. लेकिन WhatsApp में किस में भेजा, अगर सिर्फ 9555 में भेजा करो, क्योंकि बाकी तो मोबाइल में यूज होता है ना।
ठीक है, सी द थिंग इज दैट अब सोम ने भी आंसर दे दिया, कुछ कुछ थिंग्स आर कमिंग अप, अभी आंसर्स आर स्लोली कमिंग अप. ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सेलरेशन विल बी फोर्स्ड बाय मास. और देखो, इसको एल डिस्टेंस कवर करना है, फिर एल डिस्टेंस कवर करना है, फिर एल डिस्टेंस कवर करना है, फिर एल डिस्टेंस कवर करना है, यानी एल डिस्टेंस उसको 4 फेज में कवर करना है. बट सिमेट्री से इतना मुझे मालूम है कि अगर मान लो उसको 5 सेकंड अंदर आने में लगता है, फिर 5 सेकंड बाहर जाने में लगेगा, फिर 5 सेकंड अंदर आने में लगेगा, और फिर 5 सेकंड बाहर जाकर तब जाकर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आएंगे. यानी सिर्फ एंट्री का जो टाइम है वो निकाल लेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे. So therefore we can definitely say that the time period will be equal to 4 times. ठीक है, so only thing is that how much is t in it. So like the time, basic time taken to go inside. ये हो जाएगा half a t square is equal to l, यानी t is equal to under root of 2l by a, और a हो गया f by m, यानी टाइम पीरियड क्या होगा 4 into under root of 2l by, और a हो गया f by m, यानी इक्वल टू 4 into under root of 2 ml by f. ठीक है, so the time period will finally become equal to 4 times under root of 2 ml by f, और f की जगह वो एक्सप्रेशन पुट कर लेंगे, यानी फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 4 times under root of 2 ml by, हाफ है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो आई थिंक बाहर आके 8 हो जाएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट b, और ये ml d आ जाएगा, b into epsilon r minus 1 into v. देहमेद दास के 4 टाइम्स आपने क्यों कर दिया? नहीं, एक्चुअली पता क्या हो रहा है, देखो इसको थोड़ा समझो. यहां से यहां तक अगर टी टाइम लगता है तो यहां से यहां तक भी टी टाइम लगेगा, क्योंकि वही एक्सेलरेशन बस वापस होगी. यानी दोबारा देखो, यहां से यहां तक टी, यहां से यहां तक टी, यहां से यहां तक टी, फिर यहां से यहां तक टी, यानी एक टाइम निकाल लो बस एंट्री वाले और उसको 4 टाइम्स कर दो, तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा. क्योंकि जब तक ये वापस इस कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आता है तो हम उसको वो तो नहीं मानेंगे ना कंप्लीट ऑसिलेशन. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग 4 टाइम्स. ठीक है ना, इसलिए देखो 4 टाइम्स कर दिया. अब वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, वो 2 एक्चुअली है और ये हाफ भी है नीचे, है ना, तो हाफ का 2 भी चला गया, तो 2 बाहर आ गया तो 8 आ गया. बाकी ml और वो d ऊपर जा रहा है तो ml d, और ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो नीचे आ गया, epsilon naught b epsilon r minus 1 into v square. So therefore we can now get the time period very easily. चलो ठीक है, we are at the very fag end at the chapter. चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे हम लोग आ चुके हैं, एंड नाउ इट वुड बी प्रॉब्ली क्रिएशन आज की इंड्यूस चार्ज की वजह से फोर्स फिर कांस्टेंट क्यों आ रहा है? तो देखो इंड्यूस चार्ज की वजह से हो रहा है, और जितना इंड्यूस चार्ज बढ़ेगा उतना फोर्स का पैटर्न बढ़ेगा, लेकिन ये जो एंगल्स है ना ये चेंज होते जाएंगे. समझ ना क्यों? तो देखा होगा पहले कि एक फोर्स मैंने बिल्कुल लेटा के बनाया था और एक फोर्स थोड़ा ऐसे बनाया था, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा, तभी तो नेट फोर्स बन रहा है. अब जैसे थोड़ा अंदर आएंगे तो इधर चार्ज बढ़ गया, अंदर इंड्यूस्ड वाला, ऊपर का चार्ज तो है ही चेंज, अंदर इंड्यूस्ड वाला चार्ज भी थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया, तो एंगल्स अलग हो जाएंगे. तो देयरफॉर अब वो फोर्स बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो ज्योमेट्रिकली तो हम नहीं बता पाएंगे, या फिजिकली तो नहीं बता पाएंगे कि एंगल्स वगैरह सब चेंज हो रहा है, बट मैथमेटिकली हमने बता दिया.
तो मैथमेटिकली हमने पहले उम्मीद थोड़ी किया था कि कांस्टेंट आए, वो तो हमने हाफ डीसी डीएक्स मिटा दिया है, हाफ डीसी डीएक्स वगैरह उसको कैलकुलेट करके तब जाके फाइनली ये कंक्लूजन आया दैट इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अब जब कंक्लूजन आ रहा है तो हम इसको कैसे चैलेंज करें? लेकिन अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकली देखोगे, जिससे मैंने फिगर बनाया था, एक लेटा के फोर्स था और एक थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे फोर्स था, उससे तो कांस्टेंट फोर्स का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, उससे तो नहीं लगाया जा सकता, दैट इज ट्रू, बट इन द एंड इट टर्न आउट टू मैथमेटिकली कांस्टेंट, तो वी हैव टू एक्सेप्ट है या नहीं? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यू, दैट इज टुमारो। आई मीन आई विल वाइंड अप द चैप्टर, बस एक आध चीज और छोटा सा बचता है, दैट विल फिनिश ऑफ द चैप्टर एंड देन टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो कर दूंगा। अच्छा, बाय द वे मैंने सीपीटी का आंसर चॉइस निकलवा लिया है, तो मैं आज उसको भेज दूंगा, तो एक बार देख लेना, और अगर कुछ क्वेश्चन में इश्यूज है तो मे बी वी कैन डिस्कस टुमारोज क्लास इफ रिक्वायर्ड, और अदरवाइज तो यू कैन लुक एट द आंसर चॉइसेस। ठीक है, मैं आज भेज दूंगा एंड देन हैव अ लुक एट द चॉइसेस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।